और ये सरकार किसानों के पक्ष में इतना कह रही है कि किसान भी भंडारण कर सकता है। बताओ, किसानों के घर में वो फूटी कपड़ेल होती है जिसमें भी पानी चूता है, ना कि कोई हवेली और गोदाम हुआ करते हैं इन व्यापारियों की तरह। तो किसान कितने दिनों तक अपने घरों में भंडारण कर सकता है? सोचने वाली बात है। इनके तो बड़े बड़े गोदाम हैं, ये भंडारण कर सकते हैं। क्या किसानों के क्या हवेली बनी हुई है जो अपने घरों में भंडारण करेगा? अगर घरों में भंडारण करेगा तो फिर दूसरे फसल की उपज कब तैयार करेगा? सोचने का विषय। सोचिए, इन समस्याओं को सोचिए। किसानों पर थोपा जा रहा है, किसानों को गुलाम बनाया जा रहा है। अब आप कहते हैं कि कोई भी कंपनी आएगी, एक पूरे खेत पर गांव में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये कह रहे हैं कि मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। चलिए मान लेते हैं साहब आपकी बात, आप सुरक्षा समझौता करिए। साहब जैसे पार्ले जी बिस्कुट वाले बिस्कुट बनाते हैं, वो कहेंगे साहब हमें इतने पूरे खेत में गेहूं चाहिए, किसान उस गेहूं की फसल करे तैयार, और साहब हम आएंगे, 25 रुपए हमने मूल्य तय कर दिया है, और हम आएंगे और साहब आपसे इकट्ठा खरीद लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लीजिए उनसे। लेकिन जब आप एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि हरियाणा में 18.5 रुपए था, तो आपने मक्का 6 रुपए में कैसे खरीद ली? तो हम इन प्राइवेट फैक्ट्रियों वालों का विश्वास कैसे कर लें कि कल को वो पलट गया, हमारी फसल तैयार हो गई कि अब हम नहीं खरीदेंगे, तो ये किसानों के घर बर्बाद नहीं होंगे? ये किसान किसको बेचेंगे ले जाकर? सोचने का विषय। आप सोचिए कि हमको घुमाकर ये सरकार गुलाम बना रही है। ये सरकार किसानों को रात में चौकीदारी करवाती है कि साहब गैया रखाइए खेतों में, अगर गाय घुस जाएंगी तो फसल नष्ट हो जाएंगी। ये क्या गाय रखाने का हमारा काम है? अगर गाय रखाने का काम हमारा है तो आपने जो 5-5, 10-10 लाख रुपए गौशाला बनवाने के लिए क्यों दे दिए? तो सरकार के पास ज्यादा फालतू पैसा है। अगर सरकार के पास ज्यादा फालतू पैसा है तो फिर किसानों का मूल्य तय करने में पैसा नहीं लगा सकते। हमने वोट दिया, सरकार बनी, और हमारी खेतों में गैया छोड़ दी आपने कि किसानों की फसल नष्ट हो जाए। जब किसानों की किसानी भी मर जाएंगी, गाय भी तारों से तोड़ के मर जाएगी, तो हम क्या आपका अचार डालेंगे सरकार में रखकर? अरे कम से कम एक इंसान तो बचे। या तो आप गाय सुरक्षित कर दीजिए या फिर किसान की किसानी सुरक्षित कर दीजिए। क्या आप किसानों की किसानी सुरक्षित कर पा रहे? आप गाय सुरक्षित कर पा रहे? आप देखिए, रात में जब गाय एक साथ झुंड में निकलती है तो एक बार में पूरी किसानी फसल नष्ट कर देती है। लेकिन 6,000 रुपए का झुंडना थमा दिया हमारे हाथ में कि साहब 6,000 रुपए तुम्हारे खाते में डाल देंगे, लेकिन 60,000 रुपए की जो फसल नुकसान हो रही है तो 54,000 रुपए नहीं देंगे साहब। 6,000 रुपए निकाल दीजिए, 6,000 रुपए निकाल दीजिए। अगर आपकी 60,000 की फसल तैयार होती है तो 54,000 रुपए तो नुकसान में चले गए। वो किसान भी नहीं देख रहा है, 6,000 रुपए आ गए, वोट डाल दिया बीजेपी के साथ। अब आप बीजेपी की सरकार बनाओ और आपके खेतों में गन्ना घुसेड़ी जाएंगी, आपकी फसल भी नष्ट की जाएगी, और आपके पराली जलाने पर मुकदमे भी लिखे जाएंगे, और आपके आंदोलनों पर लाठीचार्ज भी किए जाएंगे, आपको जेल में भी ठूसा जाएगा। ये किसान है या आतंकवादी है? मैं पूछना चाहता हूं, ये इस देश के किसान है क्या? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन किसानों के साथ इतनी जाति कर रही है। आप सोचिए कि साहब आपके प्रतिनिधि ना ही सरकार को अवगत कराते हैं और ना ही खुद आपकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। बताइए, क्षेत्र का विधायक कौन है कि सरकार तक विधायक आवाज नहीं पहुंचा सकता है? मैं विधायकों को क्यों चुनते हैं हम लोग कि सरकार तक हमारी आवाज रखे? लेकिन विधायकों को फैक्ट्रियों से पैसे वसूलने से फुर्सत मिले तभी तो हमारी आवाज रखेंगे। सोचिए, अभी चुनाव आ जाएगा तो किसानों को सर पे रख के घूमेंगे कि साहब आप हमारे माई बाप हैं। जब सरकार बन जाएगी तो बेटे से ज्यादा भी दुर्व्यवहार करते हैं।
जैसे कोई चोर और लफंगा आ गया हो, यहाँ खेतों में अपनी बात रख रहा हो और यहाँ का एसडीएम, यहाँ का प्रशासन कहता है कि साहब हमें 2 घंटे लगेंगे, कि साहब आपने हमें पहले बताया नहीं, कि साहब फलाना, कि साला ढिमकाना। ये सोचिए आप कि साहब तुम्हारे पास ही सब काम है पूरे देश का, तो ये किसान के खाली बैठे हुए हैं। जब तक हम अन्न नहीं उगाएंगे तब तक वो भूखे मर जाएंगे। अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो ये देश भूखा मर जाएगा। और उसके बाद मालिक होने के बाद भी इतना लड़ना पड़ता है। जैसे हम किराए के मकान में रहते हो, इस भारत में नहीं रहते हो, इस भारत के अंदर किराए के मकान पर रहते हो कि हर बार हमें किराया देने के लिए अपने मालिक से कम करवाना पड़ता हो या ज्यादा उसके हिसाब से देना पड़ता हो। सोचिए आप, क्या किसानों का मूल्य तय नहीं कर सकती है सरकार? कि साहब 25 रुपए के गेहूं से नीचे कोई भी खरीदेगा नहीं। एक मूल्य तय कर दिया गया है, इससे नीचे चाहे आधी रात खरीदो आप, चाहे दिन में तड़के खरीदो आप, चाहे बारिश में खरीदो आप, चाहे ठंडी में खरीदो आप, लेकिन किसानों को नुकसान नहीं होगा। इतना मूल्य तय कर दिया गया है, इससे नीचे किसानों से कोई भी अनाज नहीं खरीदेगा। आप सोचिए, हर तरीके की समस्या किसानों के लिए उत्पन्न की जा रही है। किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब किसान खेतों में किसानी करेगा या पराली जलाने के बाद मुकदमे की तारीख लेगा। तो जो ये बुजुर्ग, जो ये नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूंगा कि सरकारें आपके हाथ में होती है। अब आप अपने हक की सरकार चुनिए और जो आपके हक के काम ना करे उसको 5 साल बाद उतारने का भी काम करिए, क्योंकि जब दूसरी सरकार आएगी तो उसे डर रहेगा कि साहब 5 साल काम नहीं किया तो इन्हें उतार दिया था, 5 साल हम नहीं करेंगे तो हमें उतार दिया जाएगा। लेकिन हम उन्हें 10-10 साल चलाते हैं तो आदमी ये सोचता है अब तो हम पट्टा करा के ले आए, जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हमारी सरकार जाने वाली नहीं। तो ये अंधविश्वास, ये आपने जो मनोबल दिया है उन लोगों को उसको खत्म करने का काम करिए। अगर आपको लगता है कि वाकई किसान परेशान है, अगर आपको लगता है कि वाकई किसान इस देश का मालिक है, अगर आपको लगता है कि किसान संघर्षशील है, अगर आपको लगता है कि किसान संगठित है, अगर आपको लगता है कि किसान की हक की बात रखी जाए, अगर आपको लगता है कि किसान एकजुट होकर विरोध करेगा, अगर आपको लगता है प्रशासन शासन के खिलाफ किसान एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेगा, तो आवाज बुलंद करिएगा। तो पूरा नौजवान आपके साथ खड़ा हुआ है, आवाज बुलंद करिए आप। मेरे साथी मंच पर बैठे हुए अधिवक्ता साथी भी हैं, अचल शर्मा जी, और ऐसे नौजवान जो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना कार्य कर रहे हो, वो सब आपके साथ खड़े हुए। कितने मुकदमे लिखोगे तुम? हम हर मुकदमे से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमने एक बार तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया चुनाव में तो दोबारा तुम वापस आने के लिए तैयार नहीं होते। और मैं हर बार किसानों के जब कार्यक्रम में आता हूं तो मैं 2 शब्द की वाणी से आपका मनोबल मजबूत करने का काम करता हूँ। मैं बैठा हुआ था तो नेताजी ने कहा था कि साहब जो आपने किसान इंटर कॉलेज में बात कही थी वो यहाँ दोबारा जरूर करें कि कमजोरों को कभी इतना मत डराओ कि वो शेर बनने की ख्वाल ले, कि कमजोरों को कभी इतना मत डराओ कि वो शेर बनने की ख्वाल ले, क्योंकि कमजोर अगर शेर बनते हैं तो शिकार ज्यादा करते हैं और दहाड़ते कम है। तो ये किसान शेर है, तो किसानों को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर जो भी बुजुर्ग आए हुए हैं, जो भी नौजवान साथी आए हुए हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि आपके साथ बल, झंडे, डंडे, धन के साथ नौजवान भी खड़े हुए हैं। कहीं जरूरत पड़ती है तो आप आवाज दीजिए कि राजा सेठ जी इतने नौजवान लेके आने हैं, कि अचल शर्मा जी हमारे खिलाफ ये मुकदमा लिख गया है, आपको उसकी पैरवी करनी है। और ऐसे कई बंधु यहाँ पर बैठे हुए जो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सब आपके साथ खड़े। किसानों, आप आवाज बुलंद करो, इस सरकार के कानों को खोलने का काम करो।
ये अंधी और बहरी गूंगी बनके जो बैठी हुई है उसको बता दो कि हम इस देश के मालिक हैं, हम रात के चौकीदार नहीं हैं। तुम तो चौकीदारी कह के इस देश के मालिक बन गए और हमें इस मालिक होने के नाते चौकीदार बना गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं आदरणीय बाबूजी चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।